हेलो स्टूडेंट्स। पीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने भ्रूण कोश के अंदर नर युग्मकों के संलयन के बारे में पढ़ा था, यानी कि गैमेट फ्यूजन के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि भ्रूण कोश के अंदर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनके भ्रूण कोश में है जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है। प्रथम जो नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका के साथ फर्टिलाइज होकर द्विगुणित युग्मनज का फॉर्मेशन करता है, जबकि जो दूसरा युग्मक होता है और जो प्रथम जो निषेचन होता है उसे सत्य निषेचन भी कहा जाता है। और जो दूसरा सेकंड फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जो सेकंड मेल गैमेट होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज होकर एक ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। और उसी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से जो भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पॉलीस्पर्मी या बहुशुक्राणुता के बारे में। तो बहुशुक्राणुता का मतलब होता है कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनकी कुछ जातियों के अंदर भ्रूणकोश में दो से अधिक नर युग्मक हैं जो उसके अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? बहुशुक्राणुता या पॉलीस्पर्मी कहते हैं। तो पौधों की अनेक जातियों के भ्रूणकोश में दो से अधिक नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं, जिन्हें अपन शुक्राणु भी कह सकते हैं। तो ये दशा क्या कहलाती है? पॉलीस्पर्मी या बहुशुक्राणुता कहलाती हैं। और पॉलीस्पर्मी या बहुशुक्राणुता किन कारणों से उत्पन्न हो सकती है? तो नंबर एक कारण है एक परागनलिका में दो से अधिक शुक्राणु या नर युग्मकों की उपस्थिति। सामान्यतः एक परागनली के अंदर दो ही नर युग्मक होते हैं, लेकिन कभी कभार है जो दो से अधिक मेल गैमेट या जो स्पर्म होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। इस कारण से भी पॉलीस्पर्मी या बहुशुक्राणुता उत्पन्न हो सकती है। या फिर एक भ्रूणकोश में एक से अधिक परागनलिकाओं के प्रवेश के कारण भी है जो बहुशुक्राणुता उत्पन्न हो सकती है। बहुशुक्राणुता की स्थिति में अंड का निषेचन एक से अधिक शुक्राणु द्वारा होता है, जिससे बहुगुणित संतति या पॉलीप्लॉइडी डॉटर का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है सेजिटेरिया व क्रिपिस के अंदर। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कस्कुटा एपिथाइमम में है जो निषेचन से पूर्व 3 युग्म होते हैं, जबकि हिलोसिस के अंदर है जो निषेचन से पूर्व कितने युग्म पाए जाते हैं? 4 युग्म पाए जाते हैं। जबकि क्रिपिस कैपिलस के अंदर 5 युग्म उपस्थित होते हैं। किसके? मेल गैमेट के। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है जिसको अपन बहुसंयोजन या मल्टीफ्यूजन भी कहते हैं। जब भ्रूणकोश में दो से अधिक संयोजन हो तो उसे क्या कहते हैं अपन? बहुसंयोजन या मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। जनरली कितने फ्यूजन होते हैं? 2 फ्यूजन होते हैं। एक तो एक मेल गैमेट अंड कोशिका के साथ फर्टिलाइज होता है और दूसरा मेल गैमेट है जो किसके साथ फर्टिलाइज होता है? सेकेंडरी सेल्स या सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज होता है। लेकिन नाइजेला आर्विनसिस में जो प्रतिमुखी कोशिकाओं का भी निषेचन होता है। कभी कभार क्या होता है, दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में संयोजित न होकर दोनों नर युग्मकों से संयोजित होते हैं। तो इस तरह से जो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? मल्टीफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं विषम निषेचन के बारे में या हेट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। जब दो या अधिक परागनलिकाएं भ्रूणकोश में नर युग्मक मुक्त करती हैं तो एक परागनलिका का नर युग्मक अंड कोशिका से तथा दूसरी परागनलिका का नर युग्मक है जो द्वितीय केंद्रक से संयोजित होता है। तो ये दशा क्या कहलाती है? विषम निषेचन। जनरली क्या होता है कि एक जो पोलन ट्यूब होती है उसके द्वारा 2 मेल गैमेट रिलीज होते हैं और एक ही पोलन ट्यूब के दोनों मेल गैमेट हो जो एक तो अंड कोशिका के साथ फर्टिलाइज होता है और दूसरा है जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज होता है। लेकिन इस स्थिति में क्या होता है, 2 से अधिक पोलन ट्यूब है जो एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करती हैं और एक पोलन ट्यूब का जो मेल गैमेट होता है वो एक सेल के साथ फर्टिलाइज होता है, जबकि दूसरा पोलन ट्यूब का मेल गैमेट है जो ध्रुवीय कोशिका के साथ फर्टिलाइज होता है। तो ये दशा क्या कहलाती है? विषम निषेचन या हेट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाती है। कुकुरबिटा में परागनलिका भ्रूणकोश व विकासशील भ्रूण के लिए चूषण का कार्य करती हैं। कभी कभार क्या होता है, जो एम्ब्रियो सेक होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए किस रूप में वर्क करता है? चूषण के रूप में वर्क करता है। इसमें क्या होता है, भ्रूणकोश में पहुंचकर परागनलिका का जो सिरा होता है वो फूल जाता है और इसमें से अनेक शाखाएं निकलती हैं।
कोई एक शाखा क्या करती है, भ्रूण कोश में प्रवेश कर नर युग्मकों को विसर्जित कर देती हैं, जबकि अन्य शाखाएं क्या करती है, बीजांडकाय ऊतकों में प्रवेश कर एक जाल बनाती हैं और ये जाल क्या करती है, पोषकों के चूषण का कार्य करती हैं। नेक्स्ट अपन भ्रूणपोष और भ्रूण के परिवर्धन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जनरली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनके अंदर द्विव निषेचन की प्रक्रिया होती है या डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत क्या होता है कि जो फर्स्ट मेल गैमेट होता है, जो एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, ये हैप्लॉइड एक सेल के साथ फर्टिलाइज होकर एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसे जाइगोट कहते हैं। जबकि जब द्वितीय निषेचन होता है या सेकंड फर्टिलाइजेशन होता है, उस समय क्या होता है कि जो सेकंड मेल गैमेट होता है ये भी हैप्लॉइड होता है और ये पोलर न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है उसके साथ फर्टिलाइज होकर एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है, जिसे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। और इसी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से जो भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो अपन भ्रूणपोष के बारे में पढ़ते हैं या एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किससे होता है, तो जो सेकंड मेल गैमेट होता है वो किसके साथ फर्टिलाइज होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज होकर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन के बाद होता है और ये कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड या त्रिगुणित होता है। जबकि जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष का निर्माण है जो निषेचन से पहले होता है और ये अगुणित होता है या हैप्लॉइड होता है। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट के कुछ कुल जैसे ऑर्किडेसी, पोडोस्टेमेसी, ट्रेपेसी, इन कुलों के अंदर भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म नहीं बनता है। भ्रूणपोष की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पादपों में दो प्रकार के बीज बनते हैं, अभ्रूणपोषी बीज और भ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी बीज या नॉन एंडोस्पर्मिक बीज का मतलब होता है इस प्रकार के बीज के अंदर है जो भ्रूणपोष नहीं पाया जाता, यानी कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है उस समय एम्ब्रियो के द्वारा पूरे के पूरे भ्रूणपोष का यूज है जो पोषण के रूप में कर लिया जाता है। तो इस प्रकार के बीज के अंदर भ्रूण की मात्रा यानी कि भ्रूणपोष की मात्रा बिल्कुल नहीं बचती है। तो इस प्रकार निर्मित सीड को अपन क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। और इस प्रकार के बीज के एग्जाम्पल मटर, चना, सेम एक्सेप्ट्रा हैं। जो भ्रूणपोषी बीज के बारे में पढ़ते हैं या एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब होता है इस प्रकार के सीड के अंदर एंडोस्पर्म की मात्रा कुछ न कुछ बची रहती है, यानी कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है उस समय एम्ब्रियो को यानी कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन अवेलेबल करवाने के बाद में भी भ्रूणपोष की कुछ न कुछ मात्रा बची रह जाती है। तो सीड में भी है जो भ्रूणपोष उपस्थित रहता है। तो इस प्रकार की सीड को अपन क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड या भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। और इस प्रकार की सीड के एग्जाम्पल गेहूं, चावल, मक्का, नारियल, अरंडी आदि हैं जो ये एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल हैं। सामान्यतः जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं या आउटरीच पादप होते हैं उनके अंदर भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, लेकिन कुछ पादपों में ध्रुवीय केंद्रों की संख्या में भिन्नता होने के कारण भ्रूणपोष की प्रकृति भी भिन्न होती है। तो जनरली क्या होता है कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनके अंदर भ्रूणकोष के अंदर दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं और ये दोनों ध्रुवीय केंद्र क्या करते हैं, मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज होकर त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। लेकिन कुछ पादपों के अंदर ध्रुवीय केंद्रों की संख्या में भिन्नता पाई जाती है, यानी कि किसी के अंदर एक होती है तो किसी के अंदर दो से ज़्यादा इनकी संख्या होती है। तो इस तरह से जो बनने वाला भ्रूणपोष होता है उसकी प्रकृति है जो भिन्न होती है। जैसे ओइनोथेरा के भ्रूणकोष के अंदर ध्रुवीय केंद्रक की संख्या है जो एक होती है। कितने पाए जाते हैं ध्रुवीय केंद्रक, एक ध्रुवीय केंद्रक होता है या एक पोलर न्यूक्लियस होता है। अब इस एक पोलर न्यूक्लियस के साथ जो सेकंड मेल गैमेट फर्टिलाइज होता है तो उसके द्वारा एक द्विगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो ओइनोथेरा के अंदर भ्रूणपोष कैसा होता है, द्विगुणित होता है। जैसे इसके अलावा पेप्रोमिया के अंदर भ्रूणकोष के अंदर 8 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। कितने ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, 8 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। तो इसके द्वारा बनने वाला जो भ्रूणपोष होगा वो कैसा होगा, यानी कि भ्रूणपोष है जो ये पॉलीप्लॉइड होगा, यानी कि इसके अंदर 9N प्रकार का एंडोस्पर्म होगा।
सामान्यतः जो एंडोस्पर्म होता है वो उनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, लेकिन क्राइनम और रेफेनस इनके भ्रूणपोष के अंदर है जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं एंडोस्पर्म के टाइप या टाइप्स ऑफ, या अपन पढ़ते हैं भ्रूणपोष के प्रकार के बारे में। तो विकास के आधार पर भ्रूणपोष हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। केंद्रकीय भ्रूणपोष या जिसको अपन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष या सेलुलर एंडोस्पर्म, और माध्यमिक भ्रूणपोष या हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम डेविस के अनुसार टोटल जो 288 आवर्तबीजी कुल होते हैं उनमें से 250 कुल हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। 250 कुलों में से 1 से 61 कुलों के अंदर है जो केंद्रकीय भ्रूणपोष या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब जितनी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होती हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की फैमिली होती है, उनकी 56% फैमिली के अंदर है जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। 25% फैमिली के अंदर है जो सेलुलर एंडोस्पर्म या कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है, जबकि 19% फैमिली के अंदर है जो किस टाइप का एंडोस्पर्म होता है, माध्यमिक या हेलोबियल टाइप एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केंद्रकीय भ्रूणपोष के बारे में। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या केंद्रकीय भ्रूणपोष के बारे में डेविस के अनुसार जो 250 एंजियोस्पर्मिक फैमिली होती है उनमें से 161 फैमिली के अंदर केंद्रकीय भ्रूणपोष या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब 56% जो एंजियोस्पर्मिक फैमिली होती हैं उनके अंदर है जो केंद्रकीय भ्रूणपोष या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है।